अब जो लेट आएंगे आते रहेंगे, ज्वाइन करेंगे, हम वेट नहीं करने वाले, हम टाइम पर ही शुरू करेंगे। चलो बोलो, ब्रीफ दो स्वास्थ्य का क्या है इस चैप्टर में, क्या व्हाट हैव यू रेड? मैम इस चैप्टर में ये रिसोर्सेज के बारे में बोल रहा है कि कैसे सब कुछ होता है। तो हम्म सबसे पहले ये लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं कि हम्म रिसोर्सेज कौन से बेसिस पे होते हैं, और फिर उन्होंने बहुत सारे बेसिस दिए हुए हैं कि हम्म ओनरशिप पे, ओरिजिन पे, क्वालिटी पे, ऐसे ही बहुत सारे बेसिस पे हम्म रिसोर्सेज दिए हुए हैं। हम्म फिर इन्होंने हमें वो दिया हुआ है कि कैसे डेवलपमेंट होती है और कैसे रिसोर्सेज एक कंट्री की इकोनॉमिक का पार्ट है, और फिर उसका एक पैराग्राफ है। और फिर इंडिया में आता है ये लोग, तो इंडिया में कैसे रिसोर्सेज डिवाइडेड है, ऐसे कुछ एरियाज में कुछ रिसोर्सेज है, कुछ में नहीं है, तो वैसे ही पूरा एक मैप दिया हुआ है। फिर वो लोग कहते हैं कि कैसे एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स को हेल्प करता है, और वो दोनों वर्क इन हैंड वाला प्रोसेस होता है। और फिर ओके थोड़ा लेक्चर बाजी करके थोड़े गवर्नमेंट के रूल्स बोलते हैं, और फिर हम्म खत्म हो जाता है। ओके। देखो, रिसोर्स, इस पूरे चैप्टर में यू गोना अंडरस्टैंड कि रिसोर्स कितने तरह के होते हैं और उन रिसोर्सेज का क्या यूटिलाइजेशन है। और इसके अलावा एक और टॉपिक उन्होंने इसमें दिया हुआ है लैंड यूज पैटर्न, क्योंकि लैंड अपने आप में काफी बड़ा रिसोर्स है, तो किस तरह उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन, उसके इम्पैक्ट, उनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको पढ़नी है कि रिसोर्सेज एक्चुअली क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ कि रिसोर्स क्या होता है? मैम एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट। एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग। दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज। ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई भी चीज उनके यूटिलाइजेशन की अगर है, वो उनके लिए रिसोर्स है। समझ गए? अगर हम इस, ये तो लेमैन लैंग्वेज है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे किसी काम आ रही है वो हमारे लिए रिसोर्स है। समझ गए? रिसोर्स इज पर्सन स्पेसिफिक, कि कोई भी चीज जो हमारे लिए किसी काम आ रही है और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। थोड़ी इसकी सजी धजी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई क्या है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी जो आपके पास नॉलेज है उससे आप उसे एक्सेस कर सके, उससे उस रिसोर्स को यूज कर सके, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी वो रिसोर्स बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कल्चर जो हमारी सोसाइटी है उसको वो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज हमारी किसी नीड को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो रिसोर्स है। बेस्ट डेफिनेशन है ये। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस मैन ईटर बन जाए, उनके लिए तो अनदर ह्यूमंस जो है वो रिसोर्स हो गए, मार मार के बाकी ह्यूमंस को खाने लगेंगे। बट क्या ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है? नो मैम। नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमंस को खाना कैन नॉट बी अ रिसोर्स, और ये किसी का नीड सेटिस्फाई भले ही करता हो, बट इट इज नॉट अ रिसोर्स कि आप किसी आदमी को मार के खाएं। समझ गए? सो एक ये मैंने एक एंगल दिया है कि व्हाई कल्चरली एक्सेप्टेबल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो कोई ऐसी चीज जिसको आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सेस कर सके, और आपके पास इतना पैसा हो, यानी अफोर्डेबल होनी चाहिए, चीप मिल जाए, और लोगों यानी सोसाइटी को एक्सेप्ट होनी चाहिए, और आपकी कोई नीड को भी वो चीज सेटिस्फाई करे, तो आप उसे रिसोर्स कहते हैं। लेमैन लैंग्वेज में तो रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अवर नीड। लेमैन जो सबसे शुरुआती लैंग्वेज है, उसमें रिसोर्स का एक ही मतलब है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, हमको जरूरत है उस चीज की, हमारे लिए वो रिसोर्स ही होगी। ठीक है? बीच में उन्होंने दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स एक तरह के रिसोर्स हैं जो एकदम सेंटर पे बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और नेचुरल रिसोर्सेज के। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको यूज कर सकते हो तुम लोग कि किस तरह से नेचर का, टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। नेचर में रिसोर्सेज है बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तुम उसे यूज नहीं कर सकते। अगर तुमको वो रिसोर्स किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या किसी काम के लिए नहीं चाहिए, तब भी तुम उस रिसोर्स को निकाल के करोगे क्या? तो प्रोवाइडेड कि नेचर में भी वो रिसोर्स होना चाहिए, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उस रिसोर्स को निकालने की, और तीसरा उस रिसोर्स की तुम्हें जरूरत भी होनी चाहिए, तभी तो वो रिसोर्स एक रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग्स उन तीनों के बीच में बैठे हुए, मतलब ये तीनों काम केवल ह्यूमंस ही कर सकते हैं, इसीलिए ह्यूमंस भी मैम अपने आप। इंस्टीट्यूशन मतलब कैसे? इंस्टीट्यूशंस का मतलब एक तरह से तुम मान लो ऐसी जगह जहाँ रिसोर्स की जरूरत है, बिस्किट की फैक्ट्री, सोफे की फैक्ट्री। समझ गए?
इनके बीच में ये रिसोर्स है। इंस्टीट्यूशन है, पढ़ने लिखने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, मतलब ऐसी जगह जहाँ रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है, उनके बीच में बैठे हुए हैं रिसोर्स। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ, अब ये रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल होते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, और उसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन ये बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिसोर्स केवल एक तरह का होता है, बस जो भी हमें दिख गया सामने वो हमारे लिए रिसोर्स, वो हमारे लिए केवल एक ही टाइप है रिसोर्स, वो तो कॉमन टर्म है रिसोर्स, बट बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस रिसोर्स में जान है उसे बोलोगे बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स, अगर उस रिसोर्स में जान नहीं है लेकिन तुम्हारे काम का वो तब भी है, जैसे एबायोटिक, मेटल, वो हो जाएगा एबायोटिक रिसोर्स। समझ गए? यानी वो पहला तो ब्रॉड कैटेगरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं वो केवल दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो उनमें जान होगी या तो उनमें जान नहीं होगी। एक तो दो पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो कोई क्राइटेरिया होती नहीं है। हमारे आसपास जो जो भी रिसोर्सेज हैं या तो वो दो क्राइटेरिया के होंगे, या तो लिविंग रिसोर्सेज होंगे या नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे। जो लिविंग रिसोर्सेज होंगे उनको हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि उनमें लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, फ्लोरा है, फौना है, फिशरीज है, जो भी लाइफ जिनमें एग्जिस्ट करती है और वो हमारे किसी डिमांड के हैं, हमारी नीड के हैं, वो है बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक ऑल रिसोर्सेज माइनस बायोटिक, नहीं है, सारे पर तब भी वो यूज होती है हमारे सारे लिए। रिसोर्सेज में से बायोटिक को हटा दो तो बच जाएंगे एबायोटिक, यानी वो रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं, वो सारे के सारे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। रॉक्स और मेटल्स उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक तरीका है, यानी ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब एग्जॉस्ट कितनी जल्दी हो जाएंगे, खत्म कब हो जाएंगे। तो खत्म होने के बेसिस रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो बार 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 जो कभी खत्म नहीं बार बार होगा। रिप्लेनिश हो सकते हैं, क्योंकि वो साइक्लेबल है, क्योंकि वो बार बार रिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, एक दिन सन उगेगा, अगले दिन फिर उगेगा, फिर अगले दिन उगेगा। सोलर एनर्जी, हवा एक बार कल बहेगी फिर बहेगी, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाटर साइकिल की वजह से। कोई ये ना समझे कि पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म नहीं हो रहा है बेटा, पीने वाला पानी खत्म हो रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं मैम वाटर कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो तो खत्म हो रहा है। वाटर खत्म नहीं हो रहा है, पीने वाला पानी खत्म हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, वाटर की साइकिल होती है, यानी वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि अर्थ में है वो साइक्लेबल है, वाटर की पूरी साइकिल है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, कैसे हो सकते हैं? जैसे क्योंकि कुछ एनिमल्स जैसे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम वाइल्ड लाइफ को कैसे रिन्यूएबल बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ को रिन्यूएबल इसलिए नहीं, जो एनिमल की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनको आप नहीं बोल, लेकिन आप एक नॉर्मल नहीं, जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि जो एक्सटिंक्ट हो गए वही रिन्यूएबल नहीं है। बाकी तो रिन्यूएबल है, क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल को रिप्रोड्यूस कर सकता यस। है, आगे और पैदा होते जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जिनको बनाया जा सके दोबारा, समझ गए? क्यों है रिन्यूएबल का केवल एक क्राइटेरिया है, आप उन्हें तुरंत बना सकते हैं। फॉरेस्ट भी, हम पेड़ भी तुरंत लगा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी तुरंत दूसरे बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन क्या कोयला बना दोगे 10 दिनों में, एक नो साल में नो। बना दोगे कोयला, 10 साल में बना दोगे कोयला? नहीं, कोयला बनाने में तुमको लग जाएगा हजारों करोड़ों साल, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल है, समझ गए? 1000 तो ईयर। रिन्यूएबल का केवल वो मतलब है कि अगर वो खत्म भी हो रहा है तब भी तुम उसे दोबारा बना सकते हो। जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा फौना एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं, और उनको रिन्यूएबल है इसीलिए वो, क्योंकि उनको बचाया जा सकता है, उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, समझ गए? ये रिन्यूएबल लैबोरेटरी में वो वाला, हम लैबोरेटरी में वो वाला प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं करते, जैसे बेटा, जिसमें कोयला फॉर्मेट हो, हम जिसमें कोयला होता है वो तो पॉसिबल हो। मुझे क्लियर नहीं आ रहा, दोबारा से बोलो। हम कोयला बनाने के लिए जो हम्म, मैम कोयला बनाने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो लैबोरेटरी में क्यों नहीं बनाते? देखो कोयला जो है ना, the coal and the petroleum, they are made over the period of million and trillion years, थाउजेंड से तो प्लस ही है, और वो
वन टाइम इवेंट के प्रेशर से कन्वर्ट नहीं होता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओवर दैट टाइम आपको उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर देना पड़ता है। अभी तक लेबोरेटरी में हम लोग ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं जो इतने मास प्रोडक्शन कर सके कोयले का। लेबोरेटरी में जाओगे 10 ग्राम कोयला बना लोगे, बोलोगे कि मैंने उतना प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया जितना अर्थ के नीचे है, बट क्या तुम मास प्रोडक्शन कर सकते हो लेबोरेटरी में? मैम वो बस क्योंकि थोड़ा कुछ लगातार इतनी एनर्जी तुम कहाँ से लाओगे जिससे कोयला बनाओ, क्योंकि तुमको कोयला तो एनर्जी के लिए ही चाहिए। फंस गए ना तुम लूप में। तुमको कोयला क्यों चाहिए? क्योंकि तुमको एनर्जी चाहिए, और तुम बोल रहे हो कि हम इतनी एनर्जी कहीं और से लाएं कि उससे कोयला बनाएं। बोलो भाई, उतनी एनर्जी अगर कहीं और से ले आएंगे तो उसी एनर्जी को नहीं यूज कर लेंगे बाकी कामों में, कोयला बनाने की क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, कोयले से जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी अगर सोलर सेल से मिलने लगे तो तुम कोयला बनाने की सोचोगे? सोलर सेल से कोयला बनाए, कोयले को जलाएं और उससे करें पोल्यूशन? नहीं सोचोगे। करना ही क्यों है, उससे अच्छा मत करना ही ही करो। क्यों है? क्योंकि कोयला तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला बनाने के लिए एनर्जी कौन यूज करना चाहेगा? तो कोयला लोग इसलिए यूज करते थे एंशिएंट टाइम में क्योंकि उनको और सोर्सेस ऑफ एनर्जी पता नहीं थे। कोयला इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिसोर्स। उसको जलाते थे तो आग जल जाती थी, खाना बन जाता था, और ट्रेन और ये लोकोमोटिव चलने लग गए थे कोयले से। तो धीरे धीरे कोयला चलन में आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोयला चलता रहा, क्योंकि कोई और किसी को तब रिन्यूएबल चीजों के बारे में पता नहीं था। इससे बहुत पोल्यूशन भी हुआ, उसी का हर्जाना तो आज भुगत रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन कोयला जो है वो सफिशिएंट नहीं है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, उससे बैलेंस नहीं कर सकते हम इकोलॉजी को। दूसरा, वो खत्म भी हो रहा है, उसको बनाने के लिए जितना चाहिए, जितना बड़ा सिस्टम और सब वो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो है सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, भरे जा सकते हैं दोबारा। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं रिन्यूएबल। एक वो जो कंटिन्यूअस है, हमेशा अवेलेबल है। हमेशा अवेलेबल कौन है? सन, मैम सन, विंड, हवा और सूरज वाटर। हमेशा अवेलेबल है। तो ये कंटिन्यूअस टाइप के रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है, सारे ही रिन्यूएबल है, बट रिन्यूएबल में कुछ कंटिन्यूअस टाइप के होते हैं, यानी हमेशा अवेलेबल होते हैं। कुछ होते हैं जो फ्लो में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर। अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जहां भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, वो है वाटर। ठीक है, कुछ उनमें से मैम ये पर आइस ग्लेशियर्स भी तो है। बेटा ना टाइप दिया है लिक्विड, हाँ आइस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ग्लेशियर्स में ग्लेशियल रिवर्स होती है जिसमें आइस बहती है। फ्लो रिसोर्सेज का मतलब है जो हमेशा बहते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, वो मैम ये सब पार्ट्स एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले कि फ्लो रिसोर्स क्या है इसमें, तो 1 मार्क में वाटर याद रखना है, वैसे तो कर ही लोगे। और तीसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल का मतलब पता ही चल गया, नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, जिनमें डीएनए आरएनए ये सब पाया जाता है, जिनमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है। ठीक है, लाइफ इन्वॉल्व है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ये हो गए हमारे। अगले टाइप के रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए वो रिन्यू नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें बनाने का प्रोसेस ही इतना लंबा है कि पूरी सिविलाइजेशन बनाने से पहले ही खत्म हो जाएगी और रिसोर्सेज दोबारा से रीस्टॉक नहीं हो पाएगा। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें 2 तरह के होते हैं रिसोर्सेज, ये भी 2 तरह के रिसोर्स हैं इनमें। एक तो है रिसाइक्लेबल, रिन्यूएबल नहीं है लेकिन उसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है, जैसे है उसको हम बार मेटल। बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेटल, जैसे गोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये रिसोर्स हम दोबारा बनाएंगे तो हमको हजारों करोड़ों साल लग जाएगा, लेकिन सेम गोल्ड को बार बार पिघला करके अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं, और उस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। वो है रिसाइक्लेबल रिसोर्स। दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स का मतलब वो है जो एक ही बार यूज हो सकता है। जैसे तुमने कार में पेट्रोल डाला, वो जल गया, अब वो पेट्रोल रिसाइकिल नहीं होगा, समझ गए? लेकिन जो आपके घर में या कहीं और फ्रेंड्स या मॉम लोग ज्वेलरी पहने, वो रिसाइकिल हो जाएंगी। लेकिन दोनों ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट उसमें से एक रिसाइकिल होकर दोबारा यूज हो सकता है, दूसरा यूज नहीं। एक रिसाइक्लेबल है, एक नॉन रिसाइक्लेबल है। राइट, ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कितने रिसोर्स के हो सकते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब किसको एग्जिस्ट हम करता है। कौन उसको ओन करता है? करेक्ट, वो रिसोर्स किसको बिलोंग करता है। ठीक है, पुराने जमाने में तो सारे के सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज ही माने जाते थे।
ठीक है, बट अब ये क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं, या कम्युनिटी रिसोर्सेज माने जाते थे, जो भी चीज होती थी वो ऐसा मानते थे सबको बिलोंग करती है। बट ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इंसान 4 ही जगह रह सकता है, खुद में, अपनी कम्युनिटी में, कंट्री में या वर्ल्ड में। वही टाइप, चारों टाइप होती है ओनरशिप के। तो पहला तो है इंडिविजुअल, यानी तुम्हारा ही उस पे पूरा अधिकार है। तुम्हारा घर, तुम्हारा कार, तुम्हारा मोबाइल फोन, वो तुम्हारा रिसोर्स है। ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या है? जिसमें कई सारे लोग जाते हैं और बोले तुम कौन, जैसे सड़क, पार्क, मैम प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड किसी को बिलोंग नहीं करते, वो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो गए। अगला रिसोर्स वो है जो नेशन को, पूरी कंट्री को जो बिलोंग करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। जैसे इंडिया के फॉरेस्ट, इंडिया का कोल रिजर्व, इंडिया का मिनरल ऑयल रिजर्व, ये जो, मैम रेलवेज होगा। हाँ, कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, नॉन किसी भी टाइप के हो, बायोटिक, ए बायोटिक, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, वो सब कुछ कंट्री के नेशनल रिसोर्स हैं। समझ गए? वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, सब कुछ कंट्री के रिसोर्स हैं। लेकिन कंट्री का क्राइटेरिया कहाँ तक है? ऐसा माना जाता है कि कंट्री की लैंड बाउंड्री और ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 22.2 किलोमीटर्स, जहाँ पे हमारी लैंड खत्म होती है और ओशियन शुरू होता है, वो ओशियन के 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे, तो वहां तक जो भी रिसोर्स मिलेगा, चाहे वो लैंड में मिले या वाटर के अंदर, वो रिसोर्स जिस कंट्री की बाउंड्री है, वो उस कंट्री को बिलोंग करता है। समझ गए? तो यानी इंडिया अगर इंडियन मैम ओशियन इतना कोई फॉलो करता है? हाँ, इंटरनेशनल क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। नेशनल क्राइटेरिया कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि अपनी कंट्री को कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इंटरनेशनल क्राइटेरिया सब लोग फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इंडिया में, जैसे कि अगर खड़ी हूँ केरला में और अब मैं इंडियन ओशन में जा रही हूँ, तो 22 किलोमीटर तक उसके अंदर सी बेड्स में जो भी मिनरल निकलेंगे, ओशियनिक मिनरल्स होंगे, पर्ल निकलेंगे, बड़े हैवी मेटल्स होंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी मैं नीचे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो भी मुझे नीचे मिलेंगे, वो सब मेरी कंट्री का रिसोर्स होगा। अभी जो मेटल कम हो रहे थे, तो इंडियन ओशियंस में जब ड्रिलिंग हुई तो देखा कि नीचे जो बेड है उस पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का मतलब कंचे टाइप की ऐसी गोलियां हैं, उनको अगर आप, उसमें ढेर सारे मेटल्स हैं, तो उन, वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकती है, क्योंकि वो रेयर मेटल्स हैं। वो किसकी है? वो 22 किलोमीटर तक तो इंडिया के हैं, उसके बाद वाले वो रिसोर्स हैं, वो इंडिया के नहीं, वो इंटरनेशनल वाटर्स है, वो फिर सबके हैं। समझ गए? जैसे तुम्हारा घर तुम्हारा है, लेकिन मोहल्ला तो सबका है, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वालों का है। उसी तरह जो 22 किलोमीटर तक सेम चीज है, वो इंडिया का अपना घर है, उसके बाद वाला सबका है। फिर है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मैम जो सबका है वो इंडिया ले सकता है, या मतलब जो सबकी सबका है वो परमिशन? सब लेंगे, इंडिया क्यों लेगा अकेला? इंडिया भी लेगा, लेकिन जो सबका है वो सब ले सकते हैं ना, क्योंकि वो डिवीजन नहीं हुआ अभी उसका, वो इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब ये है कंट्री की बाउंड्री से बाहर, यानी किसी भी कंट्री की लैंड बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स बाहर चले जाओगे, ठीक है, उसके बाद में जो भी रिसोर्स मिलेगा वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है। और वो रिसोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता। समझ गए? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो मेरा अपना नेशनल रिसोर्स है। उसके बाद वाले हैं, होते हैं टेरिटोरियल वाटर, वो आपकी टेरिटरी का उस पे कब्जा है, बट वो ओवरलैपिंग हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपकी पड़ोसी का भी टेरिटोरियल वाटर वो हो सकता है। लेकिन जो 200 किलो, 200 नॉटिकल माइल्स अपनी लैंड बाउंड्री से काउंट कर लिया, अपनी लैंड बाउंड्री जहाँ पे खड़े है केरला, उससे 22 किलोमीटर काउंट करेंगे तो मेरा ही रिसोर्स है। वो इंडिया का ही होगा। 22 के बाद 200 तक जाएंगे तो वो मेरा अपना टेरिटोरियल वाटर है। उसमें कुछ चीजों पे आपका अधिकार होता है, कुछ चीजों पर नहीं होता, वो डिवीजन अभी क्लियर नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो कंट्री ले सकता है और कुछ चीजें होती है जो नहीं ले सकती, इसलिए उसके बारे में यहाँ बात नहीं की गई। लेकिन 200 के बाद वाला इलाका आपका नहीं है, वो है इंटरनेशनल वाटर्स। समझ गए? और वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, वो सबका होता है। एम आई क्लियर? यस मैम। कोई भी सिंगल कंट्री उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो ये तो हो गया ओनरशिप के बेस पर रिसोर्सेज का डिवीजन। अगला डिवीजन है रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्स आज की डेट में रिसोर्स किस पोजीशन पर है। तो 4 चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो रिसोर्स यूज हो रहा है, दूसरा वो रिसोर्स यूज हो सकता है लेकिन यूज नहीं हो रहा है, तीसरा वो रिसोर्स यूज हो सकता है लेकिन हमने उसको स्टॉक में रख दिया है, ठीक है,
और चौथा, उस रिसोर्स को यूज करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। समझ गए? तो पहला तो डेवलप्ड रिसोर्स है, यानी वो रिसोर्स जो प्रॉपरली सर्वे हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइन हो चुकी है और उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन होगा डिटरमाइन हो चुका है, वो है डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता है, हम उनको अच्छे से यूज करते हैं। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स, यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। समझ गए? पोटेंशियल जैसे कैसे? इंडिया तुमको पता है पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करता है, जो हमारे घर में और में पड़ता है। इंडिया के खुद के पास भी पेट्रोलियम रिजर्व है, बॉम्बे हाई में, आसाम में। पोटेंशियल रिसोर्स है लेकिन इंडिया यूज नहीं कर रहा। समझ गए? टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, यूज कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो वो है पोटेंशियल रिसोर्स। नहीं, तुम्हारे पास रखा है लेकिन तुम यूज नहीं कर रहे, जो यूज कर रहे हो। सिमिलरली लाइक मनी, जो मनी मैं सामान में खर्चा कर रही हूँ वो मेरा डेवलप्ड रिसोर्स है। जो मनी मैंने लॉकर में रखा हुआ है वो पोटेंशियल रिसोर्स है, अपने घर के लॉकर में। जो मनी मैंने बैंक में रखा हुआ है, मतलब थोड़ा जाऊंगी, मेहनत लगेगी, बैंक से पैसे लाऊंगी, यूज कर पाऊंगी, वो रिजर्व्ड रिसोर्स है। और जो मनी में फ्यूचर में, जो मनी समहाउ मुझे मिल नहीं सकती है, उसको एक्सेस करने का, यानी मेरे फादर की मनी सपोज स्टॉक है लेकिन मुझे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पास उसका ओनरशिप या टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस कर पाने का, मेरे पास चाबी नहीं है उनके तिजोरी का। समझ गए? सिंपल फंडा। Yes, ma'am. ये चारों वही तरीके हैं, यानी डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी तुम्हें पता है, यूटिलाइजेशन क्वांटिटी क्वालिटी डिसाइड हो गई। पोटेंशियल जिसके मैम बारे में, फॉसिल फ्यूल स्टॉक रिसोर्स में आएगा ना? फॉसिल फ्यूल्स हमारा, यस दे आर, नो नो, फॉसिल फ्यूल्स विल बी डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक में क्यों? स्टॉक में तो वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिए हमें एक्सेस करने को टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स को मैम निकालने के मैम वही मैम, ऑल इन वन में ना स्टॉक रिसोर्स में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। कुछ तरह के फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स होंगे जिनको हमारे, स्टॉक रिसोर्स का केवल एक ही एग्जांपल है, जिनको एक्सेस करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है स्टॉक रिसोर्स। समझ गए? मैम वो कोल रिसोर्स, ऑयल और गैसेस को स्टॉक रिसोर्स में दिया था ऑल इन वन में, तो वो गलत है ना? कि मेरे को भी गलत लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, गलत है। मैं एक बारी कंफर्म कर लेती हूँ, वैसे 99% तो गलत ही है, क्यों दे देते हैं पता मैम नहीं। कोल ऑयल और गैस। अ, इन्होंने ये विकिपीडिया पे भी स्टॉक रिसोर्सेज के एग्जांपल कुछ अलग तरह से इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ जगह इन्होंने कोल ऑयल गैस दे दिया है, क्योंकि यार ये शायद उस तरह के ऑयल एंड गैस की बात करें। सपोज ऑयल एंड गैस जो है वो ओशन के नीचे ट्रैप्ड है, अब वो भी तो रिसोर्स है लेकिन तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ओशन में ड्रिल करके तुम ऑयल बाहर निकालो, तो ये हो गया। समझ गए? स्टॉक रिसोर्स। तो स्टॉक यानी अर्थ के बहुत नीचे है कोई ऑयल, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, वहां तक तुम ड्रिल करो तब भी वो स्टॉक रिसोर्स हो गया। तो स्टॉक रिसोर्स का एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं, इसका टाइप से लेना देना है। समझ गए? कोल ऑयल गैस इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोल ऑयल गैस की कहीं ऐसी जगह ट्रैप हो जहां पर हमें वहां से एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। स्टॉक रिसोर्स का केवल एक ही मतलब है दैट उनके पास पोटेंशियल है तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई करने का, बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सेस करने का। समझ गए? यस मैम। ओशियंस के नीचे जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं या वहां पर जो ऑयल एंड गैस अवेलेबल है, बहुत जगहों पर, जैसे इंडियन ओशियन में भी बहुत जगह पर गैसेस अवेलेबल है, नेचुरल गैस, बट इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ट्रैप करके वहां से नेचुरल गैस बाहर निकाल ले। हमारे लिए तो वो स्टॉक ही हो गया, फ्यूचर में कभी भी टेक्नोलॉजी आएगी हम उसको फटाक से यूज कर लेंगे। समझ गए? अभी टेक्नोलॉजी यस नहीं है, वो है स्टॉक। रिजर्व रिसोर्सेज क्या है? रिजर्व रिसोर्सेज वो है जो कि स्टॉक रिसोर्सेज का होते हैं सबसेट, मान लो इनको छोटा वर्जन है। क्यों? क्योंकि इनको, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इनका यूज अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, इनको हमने फ्यूचर के लिए सेव करके रखा हुआ है। तो ये बैंक की तरह का एग्जाम्पल है। समझ गए? यस मैम। ओके। स्टॉक और रिजर्व में ये फर्क है कि स्टॉक के लिए तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रिजर्व के लिए तुम्हारे पास टेक्निकल नो हाउ अवेलेबल है। समझ गए? लेकिन तुम्हारे इसका यूज अभी शुरू नहीं किया है। पोटेंशियल का बड़ा वर्जन है रिजर्व, एक तरह से जो हाथ में पैसा है खर्चा करने को, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। मैंने घर में पर्स में रखा हुआ है वो पोटेंशियल है, क्योंकि यूज नहीं कर रही हूँ उसको। बैंक में जो रखा हुआ है यूज करने को, वो रिजर्व है।
और किसी और के लॉकर में, पापा के लॉकर में जो रखा है वो है स्टॉक। समझ गए? किस किस को समझ आ गया? मेरे को। ठीक है। अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज डेवलप कैसे हो रहे हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ऑब्वियसली, तो नीड भी बढ़ती जा रही है चीजों की। अब रिसोर्सेज और के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज के कम होने की तो पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही है, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रिजल्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। एक दूसरे का जो है वो क्या बोलते हैं, आउटकम है, एंटी आउटकम। ठीक है। अब रिसोर्सेज जो, अब एक और प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में। पहली बात तो रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं लगातार। दूसरी बात ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ फ्यू हैंड्स में कंज्यूम जाकर के एक्यूमुलेट हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिच नेशंस हैं। अब रिच लोग की बात तो नहीं कर सकते, जैसे जो रिच लोग होते हैं उनके पास में ज्यादा सामान होता है, ढेर सारे स्टॉक करके घर में रखे हुए होते हैं। ठीक है। और गरीबों के पास खाना नहीं होता है। जिस तरह से मैम इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जिस तरह से एक सोसाइटी में चलता है वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में चलता है। रिच नेशंस हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऑयल गैस रिजर्व्स और मिनरल डिपॉजिट्स के ऊपर अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। उनमें वो रिसोर्सेज उन्होंने आज तक कैप्चर किया हुआ है। चाइना हो गया, यूएस हो गया, इन लोगों ने बाहर की फॉरेन टेरिटरीज में भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके रखे हैं। ठीक है। गरीब कंट्रीज को पैसा दे करके उनका रिसोर्स खरीद लिया उन्होंने, और अब वो उस कच्चे और मिनरल से और चीजों से खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब ऐसा है कि एक्यूमुलेट हो गए हैं वो कुछ लोगों के हाथों में, और इस चक्कर में वो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है। या कृष्णा, आई नो इट। तो जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में तीन तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला तो प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज खुद खत्म भी हो रहे हैं। दूसरा ये है कि रिसोर्सेज कुछ हैंड्स में आ गए हैं, बाकी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तीसरा है कि रिसोर्सेज के डिसबैलेंस्ड यूज से या इम्बैलेंस्ड यूज से क्राइसिस भी डेवलप हो रही है। मतलब यू हैव रिसोर्सेज, उन्हें यूज भी कर रहे हो, बट तुम्हें तरीका नहीं पता रिसोर्सेज को यूज करने का, इसीलिए तुम रिसोर्सेज से उल्टा काम करे दे रहे हो। तुम रिसोर्स यूज करते हो, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज ना करने की वजह से एनवायरमेंटल लॉस भी हो रहा है, जो भी एक प्रॉब्लम है। समझ गए? ये प्रॉब्लम की वजह से एक नया आजकल थ्योरी निकल करके आया है। आजकल नहीं, वैसे तो ये अब 20-30 साल पुरानी थ्योरी हो गई है, बट हमारे लिए कंपैरेटिवली न्यू है क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट तो सोसाइटी का मतलब प्रोग्रेस करने का, द ओनली वे इज डेवलपमेंट। सोसाइटी आगे बढ़ेगी जब वो डेवलप होगी, तभी लोग और प्रॉस्पेरस रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। लेकिन वो डेवलपमेंट तभी होगा जब हम रिसोर्सेज को और यूज करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की मदद से ही हम अपनी ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है दैट योर नीड फॉर द रिसोर्स इज सच दैट इट इज नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप डेवलपमेंट करते हैं, बट अपने साथ साथ आप जो बैलेंस है उसको सस्टेन कर लेते हैं, यानी एनवायरमेंट का कोई लॉस नहीं होता है। क्योंकि जो पुराना जमाना था उसमें डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन जो रिसोर्सेज थे वो अपनी नेचुरल स्टेट में पाए जाते थे, कोई उन्हें डिप्लीट नहीं करता था, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, लोग रिसोर्सेज के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, और इस वजह से डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता। एक जगह चीजें डेवलप हो जाती है बट दूसरी जगह चीजें खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रक बना दिए, एरोप्लेन बना दिए, सब तो डेवलपमेंट है। उस उतने ही बराबर का धुआं छोड़ करके एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया, और उसका जो पॉइजनस गैस है सुन सुन के लोग मर गए। ह्यूमन रिसोर्स का लॉस कर दिया, और ये लोकोमोटिव्स और ये सब बना के रख दिए। तो ये इस तरह का डिसबैलेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड ऑफ द आवर है, आज के टाइम की ये नीड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे ही हम देख रहे हैं कि बैलेंस कितना बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। यानी एक ऐसी सोसाइटी जो डेवलप तो करे, रिसोर्सेज को यूज भी करे, बट रिसोर्सेज को यूज इस तरह से करना चाहिए कि एनवायरमेंट का लॉस नहीं हो। समझ में आ गई? यस मैम।
ओके तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वो डेवलपमेंट है जो जिसमें ग्रोथ तो है बट देयर इज नो लॉस टू द एनवायरनमेंट। बस यही हो गई डेफिनेशन, समझ गए? मैम जिसमें हम रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं बट उससे एनवायरनमेंट करेक्ट। डैमेज तो नहीं होता। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा सस्टेनेबल का ये है कि आपको रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कमी ना पड़े। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोल है, आयरन है, तो आप ले हैं अब इंडस्ट्रीज बनाने, सब यूज कर डाला, अब अर्थ के अंदर कहीं कोल नहीं बचा, कहीं पेट्रोलियम नहीं बचा, और फ्यूचर जनरेशन चल रही है साइकिल पर या पैदल। ये हमें नहीं करना, क्योंकि सोसाइटी तो ग्रो कर रही है डे बाय डे। फ्यूचर के लिए भी आप चाहेंगे कि ग्रो करती रहे, खुद एकदम एक्सट्रीम ग्रो करके बैठ गए और फिर आगे की जनरेशन वही उसी स्टोन एज में पहुंच जाए, बट वी डोंट वांट। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज करते हैं कि उनका ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, उनका डिप्लीशन ना हो, समझ गए? ओवर यूटिलाइजेशन इज नॉट दैट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मिनट तो रिजॉइन कर ले। Yes, less than a minute you can rejoin.